सो हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म धाकड़ कॉन्सेप्ट का आपको काफ़ी सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है। उसी में एक सीरीज़ मैंने चलाई थी बैंकिंग की, और उसी कड़ी में ये नेक्स्ट क्लास है। आपने बोला भी था कि सर क्लासेस आप डालिए, मेरे को टाइम थोड़ा कम था तो मैंने बीच में एक क्लास डाली थी। बहुत अच्छी क्लास थी वो, एनपीए की, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आज बताने वाला हूं कि एनपीए की रिकवरी कैसे होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजिएगा ताकि वो लोग भी इस फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। और इसमें कुछ क्लासेस और हैं अभी बैंकिंग में, तो वो मैं आपके लिए डालने वाला हूं। और ये क्लासेस जो है अभी स्केल 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, स्केल 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्केल 2 का मतलब सीधा जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, मैनेजर का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आरआरबी की रिक्रूटमेंट आई हुई है स्केल 1 की, तो स्केल 1 में तो इंपॉर्टेंट है ही। और क्लर्क की असिस्टेंट भी है, आरआरबी असिस्टेंट, वहां पर भी आपका है अभी के लिए। बाकी और सारे एग्जाम में काम आता है, वो एग्जाम अभी तो नहीं है, तो हम ट्राई कर रहे हैं। और इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा और हम आगे बढ़ेंगे। और क्लासेस थोड़ा मैं बीच में नहीं ला पाता हूँ, लेकिन देखिए ऑफलाइन में भी जब आप पढ़ते थे यहाँ पर तो संडे ही क्लास होती थी एक हफ्ते में। तो अब तो मैंने 17-18 क्लास तो डाल दी है, उसमें एक साथ आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी, आज जो नए व्यूवर्स हैं, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में बैंकिंग अवेयरनेस मेरे नाम से है और वो आप देख सकते हैं। और हमने क्या किया है, हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक भी दिया है, तो वो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर धाकड़ कॉन्सेप्ट के नाम से, और वो ऐप में आपको कई सारे कोर्सेज जो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ में क्वालिटी वीडियोस डाले हुए हैं और भी बहुत सारे फीचर्स उसमें हैं, तो उनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बात कर रहे थे एनपीए की, तो एनपीए की हम जब बात करते हैं तो एनपीए को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, पुरानी क्लास जरूर देखिएगा। अगर वो आप नहीं देखेंगे तो आपका ये वाला भाग भी जो है थोड़ा अधूरा रहेगा। नॉन परफॉर्मिंग असेट मैंने आपको बताया था कि नॉन परफॉर्मिंग असेट या एनपीए उसे बोलते हैं जहां पर कोई भी आपने जो लोन दिया है, आप यानी कि बैंक ने जो लोन दिया है वो लोन कस्टमर चुकाए ना, उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका है, उसका इंटरेस्ट नहीं चुका है, तो उसको हम बोलते हैं कि एनपीए हो गया है। और एनपीए होने का मतलब क्या है? एनपीए होने का मतलब यह है कि जब उससे हमें इनकम नहीं हो रही है तो वो एसेट हमारी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है। अब परफॉर्म नहीं करने का मतलब आप ऐसे समझिएगा कि एक असेट का क्या काम होता है। एक असेट का ये काम होता है कि आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए का कहीं इन्वेस्टमेंट किया, वो आपकी असेट है। उस असेट का ये काम होता है कि आपको रिटर्न दे, वो बदले में आपको इंटरेस्ट दे, वो तो उसका परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि कमा के दे आपको। लेकिन बैंक ने जो लोन दिया है वो उसकी असेट है। अब वो जो लोन दिया है बैंक ने, वो तो उसको कुछ दे नहीं रहा है क्योंकि कस्टमर पे ही नहीं कर रहा है, तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगराइज करते हैं। और इससे भी बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने बताया था, देख लीजिएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में एनपीए है। अब एनपीए को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे एनपीए को कम किया जाए, बैंकों को इस एनपीए के तनाव से कैसे मुक्त किया जाए, इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा लिए गए हैं। इन इनिशिएटिव में कुछ तो रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, कुछ कोर्स वगैरह बनाई गई है, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए चैनल्स बनाए गए हैं। कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जो लोन देने से पहले एक कस्टमर की क्रेडेंशियल आप वेरीफाई कर पाएं, एक कस्टमर को की सत्यता को जांच पाएं, एक कस्टमर की फाइनेंशियल स्थिति को जांच पाएं, उसके लिए भी कई सारे माध्यम प्रोवाइड किए गए हैं। तो उन सब के बारे में एक साथ डिस्कस करेंगे। और कई सारी जगह तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं कि आपका एनपीए ज्यादा हो गया तो देखिए हम ये सुविधा आपको नहीं दे पाएंगे। इस तरीके की भी कई सारी बातें हैं। तो इस एनपीए की रिकवरी के लिए या एनपीए को रोकने के लिए या लोन देने से पहले चेक करने के लिए कई सारी जो चीजें हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहले बात जो हम कर रहे हैं, पहली बात है हमारा रिकवरी के लिए क्या ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो है वो है डीआरटी। डीआरटी को बोलते हैं डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। 1993 में इस डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। और ये जो है इस डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर डेप्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी इसमें बैंक तो कवर है ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कवर हैं। और इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो भी एनपीए होगा उस डीआरटी के माध्यम से आप जो है रिकवर कर सकते हैं। ये डीआरटी क्या है? एक तरीके से डीआरटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या मीनिंग है? देखिए,
आप अगर आपका पैसा अगर किसी ने खा लिया है या आपका पैसा नहीं चुका रहा है, आपके साथ में धोखा कर दिया है, तो आपके पास में क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो ये है कि उसको गोली मार दीजिए, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हिंसावादी नहीं है तो आप कोर्ट चले जाइए, कानून, सरकार, लीगल एक्शन, यही आप करेंगे। लेकिन जब हम कोर्ट में जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो है टाइम ड्यूरेशन लगता है, कई सारे मामले ड्यू हैं, और उन मामलों में आपका 5, 10, 50 हजार, लाख रुपए का मामला तो कहीं सालों ले लेगा। तो आपके मामले को, आपके पैसे को, या हम कहें कि बैंक के पैसे को जल्दी रिकवर करने के लिए डीआरटीज बनाए गए हैं। इसमें यही काम होता है, तो आपका जो पैसा है जो अटका हुआ है वो जल्दी कवर हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं डीआरटी। इसका फुल फॉर्म डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब यहां पर क्या है, प्रेजेंटली भारत में 33 तो डीआरटीज हैं और 5 डीआर80s भी हैं। अब 5 डीआर80s क्या है? तो अगर किसी डीआरटी कोर्ट के द्वारा आपको फैसला दिया गया कि भाई आपकी रिकवरी इतनी बनती है या आपका इतना हक बनता है, इतना नहीं बनता है, और आप उस फैसले से असंतुष्ट हैं, तो फिर आप डीआर80 में जा सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं डेप्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी जैसे आप हाई कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वैसे ही भारत में 5 जगह डेप्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ठीक है, और प्रोविजंस ऑफ डीआरटी वुड बी एप्लीकेबल इफ द ड्यू अमाउंट, ये थोड़ा सेट नहीं है, इफ द ड्यू अमाउंट ऑफ द लोन इज नॉट लेस देन 20 लाख। यानी कि ये थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोविजन ऑफ डीआरटी वुड बी एप्लीकेबल इफ द अमाउंट ऑफ द लोन इज नॉट लेस देन 20 लाख। हाँ ठीक है, इंग्लिश तो सही है, वो पैराग्राफ में गड़बड़ है कि डीआरटी का जो लोन प्रोसेस है, रिकवरी प्रोसेस है, वो तभी एप्लीकेबल होगा जब 20 लाख से लोन ज्यादा हो या 20 लाख हो। पहले ये लिमिट 10 लाख हुआ करती थी, अभी थोड़े टाइम पहले चेंज किया है। तो देखिए बैंकिंग में जो स्टैटिक तो आता ही आता है, ये इस तरीके के चेंजेस इन सारे कई स्टैटिक जीके में हो जाते हैं, तो वो भी आता है। पहले 10 लाख था, अब 20 लाख या उससे ऊपर के लोन ही डीआरटी में जा सकते हैं। 20 लाख से नीचे के लोन का डीआरटी में कोई काम ही नहीं है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि छोटे लोन के लिए अलग मैकेनिज्म है, बड़े लोन जहां पर ज्यादा पैसा फंसा हुआ है और जहां पर कम क्लाइंट है, उनका फास्ट प्रोसेस करने के लिए ये लिमिट रखी गई है कि 20 लाख या उससे ऊपर के लोन डीआरटी में जा सकते हैं। तो आपका मतलब अब आपको ये समझ में आया होगा कि कस्टमर बैंकर जो है एक प्लेटफॉर्म डीआरटी प्रोवाइड कराता है, जहां पर जाकर अपने लोन का बैंक ड्यू ले सकता है, और कस्टमर भी अपने खिलाफ हुई जाति का अगर कुछ दिक्कत है, उसका प्रॉपर्टी छीन लिया गया, कुछ भी नीलाम कर दिया गया, गलत प्रोसेस कर दिया बैंक ने, तो वो भी जा सकता है। तो डीआरटी में ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो भी आपको क्लियर हुआ। अब इसमें से आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है? तो एग्जाम में सबसे पहले तो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, डीआरटी कितने हैं, डीआर80 कितने हैं। एक ये भी आ सकता है कि इसमें जो अमाउंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, इसमें जो अमाउंट है वो कितना है, कितने के अमाउंट के ऊपर ये आ सकता है। तो ये हुआ आपका बड़े लोन के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट ने और कर रखा है, उसका देखिए बहुत अच्छा नाम है, आपको ये नाम कई बार एग्जाम में मिल जाएगा, और या फिर इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सरफेजी एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सरफेजी। अब ये सरफेजी जो है ना, इस सबका एक एक नाम है, SARFAZI। इसका क्या है, देखिए यहाँ पर सरफेजी का पूरा नाम है, यहां पर मैं लिख देता हूं। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ नहीं है मैंने, चलिए मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। इस नाम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए बहुत बड़ा नाम है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड enforcement of security interest। यानी अब देखिए इसका पूरा नाम इतना बड़ा है, सिक्योरिटाइजेशन, एस फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये एक्ट लाया गया था सरकार के द्वारा, लोन की रिकवरी के लिए एक्ट लाया गया था, और ये लाया गया था 2002 में। कब लाया गया था? 2002 में। अब ये क्या करता है, देखिए ये जो है ना, ये समझिएगा कि डूबते को जो है पूरा जहाज का सहारा है, तिनके का नहीं, जहाज का। कैसे? बैंकों के लिए ये एक्ट इतना हेल्पफुल है, बहुत इजी प्रोसेस में एक नोटिस मात्र भर दे के आप जो है कस्टमर को
की प्रॉपर्टी जो लोन नहीं दे रहा है उसको सीज कर सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सरफेसी एक्ट में बहुत पावर है और 2000 के पहले एनपीए की रिकवरी बहुत टिपिकल थी। 2000 के बाद में इस एक्ट के आने के बाद में ये रिकवरी बहुत आसान हो गई। तो सरफेसी एक्ट को ध्यान रखिएगा, ये बैंकों के लिए वरदान है। ये बैंकों के लिए क्या है? वरदान है। क्या है? मैंने फुल फॉर्म बता दिया। ये क्या है? बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करता है, यानी शक्तिशाली बनाता है टू रिकवर सिक्योर्ड डेब्ट डायरेक्टली विदाउट इंटरवेंशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। आप समझ में आया कि बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के, मैंने बताया नोटिस वगैरह देने से आप उसको नोटिस सर्व करिए और वो आपके लिए एक चीज हो जाएगी। यानी किसी भी लोन की रिकवरी के लिए सरफेसी एक्ट काम आ सकता है। आपको कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं, डीआरटी वीआरटी जाने की जरूरत नहीं, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब डीआरटी बनाया है तो वो क्यों बनाया फिर? तो देखिए वो बड़े अमाउंट के लोन के लिए, बड़ा लोन के लिए, ये इसमें भी लिमिट है। इसमें भी मैंने लिमिट लिखी होगी कि इस लोन में भी आप तभी दे सकते हैं जब आपका डेप्ट जो है मोर देन 1 लाख हो। यानी 1 लाख वाले लोन के लिए, 5 लाख वाले लोन के लिए भी आप सरफेसी एक्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर कितना अमाउंट होता है? 20 लाख होता है। सरफेसी एक्ट का देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको एक नोटिस थमाना होता है क्लाइंट को, और उस नोटिस में अगर कोई रिप्लाई नहीं करता है तो आप उसको जो घर है या कुछ और चीजें हैं उसको सीज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले देखिए, आप किसी का घर लेने जाएंगे तो वहां पे आपको पता है कि आपको हो सकता है विरोध का सामना करना पड़े। इवन स्पेसिफिकली अगर घर लेने जा रहे हो और महिलाएं आपके सामने आ गई तो वहां पे आपकी मार भी पड़ सकती है। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए कलेक्टर के पास जाते हैं। कलेक्टर जो है वो नोटिस देखता है कि प्रॉपर सर्व हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर आपको पुलिस वगैरह भी प्रोवाइड कराता है ताकि जो है उस लोन की रिकवरी में उस असेट के जो असेट है उसके सिक्योर करने में आपकी मदद मिल पाए। तो ये सरफेसी एक्ट इस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है जुडिशियल प्रोसेस की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? ओनली सिक्योर्ड डेप्ट, यानी कि जिन लोन में सिक्योरिटी दी गई है, सिक्योर्ड डेप्ट जो है वही आपके लिए यहां सरफेसी एक्ट में कवर्ड है। वो कवर्ड नहीं है जो जिनमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। जैसे किसी का सैलरी अकाउंट है, उस सैलरी के बेस पर उसने लोन ले लिया तो सरफेसी एक्ट में नहीं आएगा। दोज डेप्ट विच आर सिक्योर्ड बाय द वे ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी इन द नेचर ऑफ मॉर्गेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, यानी कि इस तरह के किसी भी चार्ज के अंतर्गत अगर आपने कोई सिक्योरिटी ली है तो ही ये सरफेसी एक्ट लगेगा, ना नहीं लगेगा। ये क्या क्या होते हैं? मॉर्गेज क्या होता है, आपको हाइपोथिकेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, लीन क्या होता है, ये सारे मैंने इससे एक या पिछली क्लास में पढ़ाए हुए हैं, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। ये लोन लेते समय किसी सिक्योरिटी पर कौन सा चार्ज क्रिएट किया जाता है, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन टेक एक्शन अंडर द एक्ट टू रिकवर सिक्योर्ड डेप्ट मोर देन 1 लाख। तो 1 लाख से ऊपर का ही ये कर सकते हैं। द एक्शन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द सरफेसी एक्ट कैन बी चैलेंज बिफोर द डीआरटी। यानी अगर आपने सरफेसी एक्ट के तहत कोई कार्रवाई कर ली है और उस कार्रवाई में असंतुष्टि है, दिक्कत है, तो वो चैलेंज किया जा सकता है। किधर चैलेंज किया जा सकता है? ये चैलेंज किया जा सकता है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। क्लियर हुआ आपको? तो ये सरफेसी एक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके फुल फॉर्म आ सकता है या ये आ सकता है कि इसमें ए का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, एफ का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, ये आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि इस एक्ट को कब लाया गया, ये दोनों चीजें आ सकती है। तीसरा ये आ सकता है कि 1 लाख रुपए तक का हो, और इस पे अगर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्या आ सकता है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ये आ सकता है कि आप जो है इसमें से बताइए कौन सा सत्य नहीं है। तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केवल सिक्योर्ड लोन के लिए ही ये यूज किया जा सकता है, अनसिक्योर्ड लोन में जहां कोई सिक्योरिटी नहीं है वहां पर यह यूज नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे वाला देख लेते हैं। तो बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हुआ है वो हुआ है आपका आईबीसी। आईबीसी ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, और बहुत ही लेटेस्ट का मतलब है तो 2016 का, लेकिन एनपीए की रिकवरी में जो सबसे बड़ा काम हुआ है और जो सबसे लेटेस्ट बड़ा काम हुआ है वो है आईबीसी। आपको पता है कि भारत में कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, कई सारे ऐसे लोग एनपीए हो रहे हैं, उनके लोग, या वो फ्रॉड हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं। जो लोगों ने बड़े बड़े लोन लिए, बड़े बड़े लोनों में आपको पता होगा नीरव मोदी, विजय माल्या, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोन नहीं चुका पाए और देश छोड़ के चले गए। तो उनके लिए या ऐसी कंपनियों के लिए जो हजारों करोड़ के लोन लेती है और उन करोड़ों लोनों को अगर कोई कंपनी चुका नहीं पाती है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, कंपनी, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी वाले बोलेंगे कंपनी बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के लोन चुका दो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? उस कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स होते हैं और उस कंपनी
के अलग अलग एक्ट के तहत कई सारी ड्यूटीज होती है जिनको पूरा किए बिना उस कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता। तो भारत में ऐसा होता था कि अगर कोई कंपनी फ्रॉड हो गई है या कोई कंपनी लोन नहीं चुका पा रही है, जेन्युइनली भी नहीं चुका पा रही है, तो उसकी प्रोसेस करने में ही 5-5 साल लग जाते थे। अब आप सोचिए 5-5 साल लग जाएंगे, श्रम कानून है, दूसरे कानून है, लिक्विडेशन नहीं हो सकता है, कंपनी एक्ट में भी बहुत कानून है। अब कंपनी की प्रॉपर्टी को लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हो, लिक्विडेट करने का मतलब है कि कंपनी की प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं पा रहे हो, तो बैंक को पैसा कैसे मिलेगा? और अगर 5 साल तक पैसा नहीं मिलेगा, सोचिए, तो उसको ना तो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका पैसा अटक गया। और पैसा अटकने से क्या प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, एक प्रॉब्लम जो है इसी से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब यह है कि दो बैलेंस शीट खराब होती है इससे। एक तो बैंक की बैलेंस शीट खराब हो गई कि उसने लोन दिया और उसकी बैलेंस शीट जो है अच्छी नहीं हो पा रही है। बैलेंस शीट का मतलब है कि किसी भी संस्थान की वित्तीय स्थिति एक निश्चित तारीख को बताती है। जैसे 31 मार्च को एक संस्थान के बारे में आप जानना चाहें कि कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितना क्या है, तो उसके लिए हम चिट्ठा बनाते हैं। चिट्ठा हिंदी नाम है इसका, इंग्लिश में इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। तो बैंक की बैलेंस शीट खराब हो गई क्योंकि उसको वो लोन जो दिया है वो वापस नहीं आ रहा है, और उस इंस्टीट्यूशन की भी बैलेंस शीट खराब हो रही है। कैसे खराब हो रही है? उस इंस्टीट्यूशन के पास एसेट्स उतनी नहीं है, उस इंस्टीट्यूशन के पास कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, ब्याज बढ़ता जा रहा है, और उनको बेच भी नहीं पा रहा है। बेच क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि कई सारे कानून बीच में आते हैं, लॉ बीच में आते हैं। तो अब आप देखिए इसमें क्या हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई लोन एनपीए हो जाता है, किसी कंपनी के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा लोन लिया गया एनपीए हो जाएगा, तो उसके लिए एक इन्होंने अलग से जो है ये रिकवरी के लिए कोड बना दिया था। और इस कोड में क्या किया जाएगा, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईपी बोलते हैं उसको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की जाएगी। वो प्रोफेशनल सबसे पहले तो ये देखेगा कि इस लोन की रिकवरी के लिए क्या कोई चीजें हो सकती है, कोई प्लान हो सकता है क्या, उसको वर्कआउट कर सकते हैं क्या, वो प्लान वर्कआउट करते हैं। और एक निश्चित समय में प्लान को वर्कआउट करना होता है। सारे क्रेडिटर से बात करते हैं, सारे शेयर होल्डर से बात करते हैं, सारे स्टेक होल्डर से बात करते हैं, और अगर कोई प्लान वर्कआउट नहीं हो सकता है तो फिर उस कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा। उस कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज को बेचकर उस कंपनी के मैक्सिमम पैसा कैसे आ सकता है उस प्लान को वर्कआउट किया जाएगा और बैंकों का पैसा चुकाया जाएगा। तो ये जो है बहुत बड़ा चेंजेस है इसमें। इसके लिए भारत सरकार ने कोड बनाया था जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, है ना। अंडर दिस कोड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया गया, और इस कोड के तहत फिर भारत सरकार ने एक आईबीबीआई बनाई, एक संस्था बनाई। कोड का मतलब एक नियम लेके आई सरकार ने कुछ नियम बना दिए। अब इस नियम की पालना करने के लिए कोई संस्था तो होनी चाहिए ना, इस नियम को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई तो बॉडी होनी चाहिए। तो इन्होंने बनाया आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके चेयरमैन जो है कौन है, एमएस साहू। ये भी ध्यान रखिएगा, इस आईबीबीआई के चेयरमैन कौन है, एमएस साहू हैं। 1 अक्टूबर 2016 को इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब इस बोर्ड का क्या काम है, ये बोर्ड यही काम करता है कि इसके पास में, इसके समक्ष जितने भी केसेस आते हैं उसमें आईबीसी के नियमों के अनुसार कार्रवाई का काम करता है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड। और भारत में इंसॉल्वेंसी के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है आईबीबीआई है। दूसरा यहां पर एक टर्म आया है बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी। तो देखिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी हम सिमिलर टर्म में यूज लेते हैं कई बार कि इंसॉल्वेंसी का मतलब भी दिवालिया है और बैंकरप्ट का मतलब भी दिवालिया है, लेकिन यहां पर अलग टर्म है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट अपने आप को घोषित कर सकता है कि मैं भाई दिवालिया हो गया हूं, मैं कर्जा नहीं चुकाऊंगा, हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसको लीगल प्रोसेस के द्वारा ये दिवालिया का टैग देना, यानी कि लीगल प्रोसेस के द्वारा उसको बैंकरप्ट घोषित करना ताकि उसकी प्रॉपर्टी का लिक्विडेशन हो पाए, उसको हम बोलते हैं बैंकरप्सी। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है। ये कोड के तहत एक संस्था बनाई गई जो एक काम को एग्जीक्यूट करेगी, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये क्या करती है, इट कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग लॉ एंड टू फास्ट द प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन, यानी ये जितने भी एग्जिस्टिंग लॉ है उनको कंसोलिडेट करती है और इस प्रोसेस को फास्ट करती है कि किस तरीके से इसको तुरंत किया जाए, इन लोनों की पूर्ति हो पाए, चुकता हो पाए, ताकि बैंकों को भी फायदा, उसकी बैलेंस शीट भी सुधरे, खराब लोन वो बैलेंस शीट में बताना नहीं पड़े, और जो कंपनी है अगर उसकी रिकवरी हो सकती है तो उसकी बैलेंस शीट भी अच्छी हो, नहीं हो सकती तो उसको खत्म किया जाए। और इस बोर्ड ने क्या किया, 2 तरह की कोर्ट बनाई, उसको नाम दिया एनसीएलटी और एनसीएलटी, इस सेटअप अंडर दिस लॉ। और ये एनसीएलटी और एनसीएलटी में सुनवाई होती है, ध्यान रखिएगा, जैसे डीआरटी है वैसी की वैसी कंपनियों की सुनवाई जो है यहां पर होती है।
जिसको हम बोलते हैं NCLT, इसको बोलते हैं, पूरा नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ये NCLT है, और NCLT के ऊपर अपील करने के लिए भी NCLAT है, यानी नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। जैसे DRT के बाद में DRAT है, वैसे ही NCLT के बाद में NCLAT है। इस सेटअप अंडर द लॉ, इस लॉ के तहत इनको सेटअप किया गया है। और ये क्या है कि ये जो है देखिए टाइम दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इसका रेजोल्यूशन करना है। NPA का ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा आप एक्सटेंशन चाहे तो 90 दिन का और मिल सकता है। तो ये टाइम बाउंड रेजोल्यूशन जो है करना पड़ेगा, यानी जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या जो एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो ये काम देखेगा कि कंपनी क्या इस लोन की रिकवरी कर सकती है, उसके क्रेडिटर्स बोरोवर से बात करके ये काम किया जाएगा। उसके लिए 6 महीने निश्चित है। अगर 6 महीने में नहीं होता है तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अनुमति ले सकता है कि 90 दिन और इसको एक्सटेंड किया जाए, यानी कि 270 डेज में फाइनल हो जाएगा कि कंपनी खत्म होगी, जाएगी, रहेगी, और जाएगी तो फिर इसके तहत जो है फटाफट कार्रवाई करके उस कंपनी को लिक्विडेट किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भारत सरकार के द्वारा लिया गया स्टेप है। NPA के रिकवरी के लिए फास्ट रिकवरी हो सकती है। तो अभी जितने भी बड़ी लोन है 5,000 10,000 करोड़ के जितने भी लोन अभी किए जा रहे हैं, इसमें कई सारे जो है प्रोसेस में हैं, कई सारे क्लियर हो चुके हैं और बहुत सारी चीजें इसमें हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आप देखिए ये S4A भी एक बहुत अच्छी स्कीम थी, और इस S4A का मतलब है, यह 4 बार ऐसे इसलिए 4 लिखा है, सर, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, इसको बोलते हैं S4A। तो सस्टेनेबल स्कीम ऑफ सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट का मतलब होता है NPA। स्ट्रेस्ड एसेट का मतलब ये मत समझिएगा कि तनाव जैसे आपको होता है वैसे एसेट को भी तनाव होता है, उसको कोई तनाव नहीं होता। देखिए तनाव तो बैंक को होता है, लेने वाले देने वाले को होता है, लोन जो देता है। ये हम बोलते हैं कि वो स्ट्रेस्ड एसेट है, मतलब वो लोन NPA हो गया। उसके स्ट्रक्चरिंग के लिए, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग के लिए, यानी सबका फायदा हो ऐसी स्ट्रक्चरिंग के लिए स्कीम लाई गई है। क्या होगा इसमें यह होगा कि अगर कोई कंपनी लोन नहीं चुका पा रही है तो बैंक क्या करेगा, बैंक वो लोन नहीं चुका पा रही है, लेकिन कंपनी सोचती है कि भाई मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, आपका लोन चुका सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करिए, मेरे थोड़े शेयर्स ले लीजिए, उस शेयर्स के बदले में मेरा लोन चुकता हो जाएगा और मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो जाएगी, ब्याज नहीं लगेगा, तो मैं क्या करूंगा कि फिर उसमें अपना बिजनेस अच्छा कर पाऊंगा। तो ये यहाँ पर जो है दिस स्कीम बैंक कैन एक्वायर इक्विटी इन द स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट, यानी जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया है, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा था, किसी के भी लोन दिया है, तो उसमें वो इक्विटी ले सकता है, उसमें हिस्सा ले सकता है। फॉर एलिजिबिलिटी आउटस्टैंडिंग अमाउंट शुड एक्सीड 500 करोड़, यानी कि इस S4A में एलिजिबल होने के लिए आपकी जो आउटस्टैंडिंग यानी लोन की जो बकाया राशि है वो 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए, 500 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 500 करोड़ से कम के लोन इस S4A स्कीम में नहीं आएंगे। बहुत बड़ी कंपनियों के लिए स्कीम लाई गई थी, NCLT के पहले की बात है, लेकिन एक स्कीम है, मैंने आपको बताई। ठीक है, इसके बाद में देखिए और क्या है, ये एक नया सिस्टम जो है सरकार ने किया, ये कोई स्कीम नहीं है, ध्यान रखिएगा, कि आप जो है इसके तहत लोन की रिकवरी कर पाए, लेकिन मैंने बताया, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसमें ये चीजें भी बता रहा हूं कि दूसरे क्या इनिशिएटिव है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है, जिसके तहत NPA न हो पाए या हो गए हैं तो उनकी रिकवरी हो पाए, या फिर कुछ और इंफॉर्मेशन नेटवर्क मजबूत किया जाए। तो यह भी एक तरीके का है CRILC। इसका क्या मतलब है, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, यानी जो बड़े क्रेडिट हैं, बड़े जो लोन हैं, उन बड़े लोन पर इंफॉर्मेशन की रिपोजिटरी बनाई जाए केंद्रीय तौर पर, यानी एक सेंट्रल लेवल पर जितने भी बड़े लोन हैं उनकी इंफॉर्मेशन की एक रिपोजिटरी बनाई जाए। RBI का इनिशिएटिव है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था, और ये सारे बड़े लोन फेल्यूर होने के बाद ही लिया गया था। यहां पर क्या होगा कि बैंक को जितने भी लोन जो 5 करोड़ रुपए या उससे ऊपर के हैं, जो NPA हो गए हैं और 5 करोड़ या उससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, उसकी रिपोर्ट जो है इस प्लेटफॉर्म पर देना जरूरी है, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको फॉलो अप कर पाए। तो यहां पर लिखा है कि बैंक विल हैव टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू CRILC, ये इसको ऑन ऑल बोरोवर्स ऑफ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। यहां पर देखिए ये टर्म भी बड़ा है, मैं समझा दूंगा। एक्सपोजर ऑफ 5 करोड़ एंड अबव, 5 करोड़ और उससे ऊपर के जितने भी फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड लोन है, उनके लिए इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, अगर वो NPA हो गए हैं तो। क्लियर हुआ आपको?
यहां पर इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे, रिजर्व बैंक उसको एनालिसिस करेगा और कार्रवाई करेगा। अब फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड क्या होता है? देखिए कुछ लोन में तो बैंक क्या करता है, पैसे देता है, और कुछ लोन में पैसे नहीं देता। अब आप सोचेंगे सर पैसे ही नहीं देगा तो लोन किस बात का है? तो पैसे नहीं देगा फिर भी लोन है। देखिए कैसे, फंड बेस्ड तो आपको सीधा समझ में आया कि आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपको क्या कर दिया, सरकार ने पैसे दे दिए, बैंक ने पैसे दे दिए और बैंक ने आपको जो लोन दिया वो फंड बेस्ड कहलाएगा। नॉन फंड बेस्ड में क्या होता है, कई बार बैंक आपको फंड नहीं देता है, फंड के बदले में आपको गारंटी देता है, आपको अश्योरेंस दिलवाता है कहीं से। जैसे कोई ठेकेदार है और वो ठेकेदार जो है सड़क बनाना चाह रहा है, लेकिन सरकार उस पर भरोसा नहीं करती है कि 6 महीने में बना देगा, तो ठेकेदार को बोला जाता है कि आप क्या करिए, आप हमें बैंक गारंटी दिला दीजिए कि अगर आपने 1 साल में सड़क पूरी नहीं की तो आप जो है हमारा 50 करोड़ रुपए का नुकसान भरपाई करेंगे। तो बैंक उसको उस केस में क्या करता है, नॉन फंड बेस एक तरीके से फाइनेंस किया है। फाइनेंस ही तो है, क्योंकि अगर वो ठेकेदार अपनी शर्तों को पूरा नहीं कर पाया तो उसमें बैंक को लायबिलिटी बनेगी, और वो लायबिलिटी जो है वो नॉन फंड बेस इस तरीके से कहलाएगी। या इसमें और भी चीजें आती है, जैसे आपने LR इशू कर दिया तो वहां पर भी जो है आपका आ सकता है। तो ये फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई CRI LC में। अब देखिए 5 करोड़ का अमाउंट ध्यान रखिएगा, है ना। अब 5 करोड़ का अमाउंट ध्यान रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, CRI LC का पूरा नाम आ सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले एनपीए पढ़ाते समय बताया था कि भारत सरकार चाह रही है कि एक बेड बैंक बने। बेड बैंक का मतलब मैंने बताया था PARA, जो पब्लिक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो बन जाए कि आपके सारे खराब लोन, आपकी बैलेंस शीट को जो खराब कर रहे हैं, वो सारे खराब लोन जो है एक बैंक बन जाए जो सिर्फ खराब काम ही करे। खराब काम करने का मतलब है कि जितने भी बेड लोन है, जितने भी एनपीए है, वो एनपीए रख ले। उसको हमने बोला था कि बेड बैंक बनाने का प्रस्ताव अरुण जेटली ने दिया था, लेकिन अब वो तो है नहीं, तो वो संडे बस्ते में है। तो इसी तरीके से एक बैंक तो सेंट्रल लेवल पर नहीं बना पाए, लेकिन ये ARC उसी तरीके का कुछ काम करती है। लेकिन ये ARC एक नहीं है, ARC बहुत सारी है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं, मान लीजिए आपके पास में 100 करोड़ रुपए का लोन एनपीए हो गया है किसी बैंक के पास में, अब वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, और बैंक अपने दैनंदिन कार्यों में, रोज के कार्यों में इतना बिजी रहता है कि उसका उतना फॉलोअप नहीं कर पाता, या उस स्पेशलाइजेशन के साथ में उस लोन के रिकवरी के लिए फॉलोअप नहीं कर पाता, तो वो बोला जाता है कि आप ARC को इस लोन को बेच दीजिए। अब 100 करोड़ का लोन है, आपसे तो हो ही नहीं पा रहा है रिकवर, तो आप एक काम करिए, 100 करोड़ में से 10 करोड़ दे दीजिएगा, 10% दे दीजिएगा ARC को, 90% आपका रह जाएगा। तो ARC क्या करती है, सीधा इसको 90 करोड़ रुपया दे ही देती है 100 करोड़ में से, और अपनी रिस्क पर वो 10% कमीशन के लिए उस लोन की रिकवरी का प्रोसेस करती है। कोर्ट जाएगी, DRT जाएगी, NCLT जाएगी, सरफेसी लगाएगी, उस एसेट को बेचेगी, नीलाम करेगी, कितना पैसा आएगा वो सारा ARC की हेडेक है। तो ARC ही ये काम करती है, इसको बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये क्या है, ये कंपनी इज ए स्पेशलाइज्ड, ध्यान रखिएगा, पूरी स्पेशलाइज्ड, इसमें सारे लीगल एस्पेक्ट वगैरह देखे जाते हैं और सारा टेक्निकल नॉलेज होता है इनको। इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बायज, खरीदती है द NPAs और बेड एसेट्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनके खराब लोनों को खरीदती है, सो दैट लेटर वाला, यानी जो ARC की बात, कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स, यानी कि जो लेटर का मतलब, यहाँ लेटर उस संदर्भ में यूज हुआ है कि दो लोगों की बात की जा रही है, तो बाद वाले की बात कर रहे हैं, यानी कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है क्या कर सकते हैं, कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स, अपनी बैलेंस शीट को क्लीन कर सकते हैं, उनमें खराब लोन दिखेंगे नहीं फिर, क्योंकि उन्होंने तो आपको बेच दिए और उस लोन के बदले में आपको 90 करोड़ रुपए मिल गए, तो बैंक बोलेगा कि हमारा लोन तो हो गया रिकवर। और इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ARC आर इन द बिजनेस ऑफ बाइंग बेड लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, यानी कि ARC जो है खराब लोन खरीदने के बिजनेस में है। तो ARC आपको समझ में आया, एक कंपनी ऐसी है। इसमें जो है देखिए, यहां पर इतना वर्क नहीं कर पा रही है इंडिया में ARC। क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि इनकी जो मिनिमम कैपिटल है वो बहुत ज्यादा है, 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल इसके लिए है, और इसमें इनको सरकार से इतना फंडिंग या सपोर्ट भी नहीं मिलता है, और इस तरीके से इनको रिस्क भी बहुत रहता है, इसलिए इतना वर्क नहीं कर पा रही है। ARC वही लोन खरीदती है जहां पर रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए बैड लोन की प्रॉब्लम समाप्त नहीं हो पा रही है। एक और ऑप्शन अच्छा है, सरसाई, इसको बोलते हैं सरसाई, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये सरसाई क्या है, ये एक पोर्टल है। कैसा पोर्टल है, इस पोर्टल में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक घर है, मैंने वो घर जो है गिरवी लग के बैंक से लोन ले लिया।
अब मेरा लोन चल रहा है लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है लोन चुकाने के लिए, तो मैंने क्या किया, उसके डुप्लीकेट कागज बनाए और डुप्लीकेट कागज बनाने के बाद में पीएनबी से पहला लोन लिया था, तो अब मैं जो है एसबीआई में अप्लाई कर रहा हूँ, एसबीआई में बोल रहा हूँ कि देखिए ये मेरे पास कागज है और मैं इसके लिए लोन लेना चाहता हूँ। अब आप देखिए तो फ्रॉड हो जाएगा। उस एसबीआई को क्या पता लगेगा कि इसी पे इसने लोन लिया है। अगर कोई बाइक है तो उसका तो नंबर हो, मान लीजिए कुछ है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर गोल्ड है तो वो तो बैंक में रखना पड़ता है, लेकिन जमीन के कागज में किसी ने अगर डुप्लीकेसी कर ली तो पता ही नहीं चल पाएगा कि ये लोन जो है करोड़ों का लोन एनपीए हो सकता है। तो आपको क्या किया कि इस सीआरआई एलसी में पोर्टल, सरसाई में एक पोर्टल बनाया और इस पोर्टल में आपको जो भी लोन आप हाइपोथिकेशन या फिर आप मॉर्गेज कर रहे हैं उस लोन का आपको पूरा डिटेल उस प्रॉपर्टी की डालना है। अगर वो डिटेल कहीं और मैच हो रही है जाके, तो ये पोर्टल पे आपको पता लग जाएगा कि इस प्रॉपर्टी पर पहले ही लोन लिया जा चुका है। तो यही है सेंट्रल रजिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट टू मेंटेन द डेटाबेस ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच हैव बीन मॉर्गेज टू लेंडर्स। यानी जो प्रॉपर्टीज लेंडर को यानी लोन देने वाले को मॉर्गेज की गई है उसका एक डेटाबेस मेंटेन करना, तो एक तरीके का पोर्टल है ये। तो ये भी एनपीए रोकने में काम करता है। तो एनपीए की रिकवरी ही इंपॉर्टेंट नहीं है। एनपीए अगर आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तुम्हें कॉशियस रहना है कि एनपीए हो ही ना, और एनपीए हो जाए तो फिर उसकी रिकवरी की जाए। तो ये दोनों चीजें काम करती हैं। पहले 3 स्टेप में काम करेगा। देखिए सबसे पहले तो अब लोन देने से पहले ही ऐसे सारी चीजें आप सुरक्षित हो जाइए कि ये लोन एनपीए ना हो। फाइनेंशियल स्टेटस देख लीजिए, जैसे किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं, आप भी अगर बैंक में जाए तो ध्यान रखिएगा उसके रिश्तेदार नातों को सबको पूछ लीजिए। कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन किसी से बिजनेस करता है तो आपको ये तो पता होगा ना कि उसके पास उसके जो बिजनेस कम्युनिकेटर हैं यानी कि उसके लेनदार हैं, खरीदार हैं, वो सारे जो है उनकी स्थिति को जानते हैं। उनसे आप पूछिए, विजिट करिए साइट, प्रॉपर्टी सही से देखिए और ड्यू डिलीजेंस बोलते हैं इसको। ड्यू डिलीजेंस का मतलब सारी प्रोसेस ईमानदारी के साथ में करिए, सारी चीजें उसकी देखिए। फाइनेंशियल एनालिसिस भी अच्छे से करिए कि बैलेंस शीट अच्छी है कि नहीं है, एक साल बहुत ज्यादा सेल है, एक साल बहुत कम सेल है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी एनालिसिस करिए। कहीं बार भी गड़बड़ लगे तो उससे कंफर्म करिए, और अगर कंफर्म नहीं कर पा रहा है तो लोन मत दीजिए। तो ये तो हुआ कि प्री लोन, लोन देने से पहले आप प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरा, लोन देने के दौरान कई बार कस्टमर पैसा नहीं चुका पा रहा है तो उसको क्या है, कन्विंस करिए कि लोन चुकाइए, जितना चुका पाता है उतना चुकाए और थोड़े थोड़े टाइम में चुकाए, कुछ ऐसा करे कम से कम प्रिंसिपल तो चुकाए। इस तरीके की प्रोसेस आपको करना है ताकि वो लोन एनपीए नहीं हो। और अगर उस दौरान आप उससे पैसा लेने में समर्थ हो जाते तो एनपीए नहीं होगा। एनपीए स्लिप ही नहीं हो पाए। अगर स्लिप हो गया है तो उसकी वापस रिकवरी के लिए बार बार आप उसको करते रहें। और अगर थर्ड स्टेप में फाइनली वो एनपीए हो गया है तो फिर अगर वो कस्टमर चुका नहीं पा रहा है तो उसकी प्रोसेस कैसे करना है। तो 3 स्टेप में आपको काम करना होता है। अब देखिए, एक ये पीसीए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। ये पीसीए सिर्फ एनपीए से रिलेटेड नहीं, ध्यान रखिएगा, ये ओवरऑल बैंक की दशा अगर खराब हो तो उससे रिलेटेड है। जितने भी बैंक का भी मर्जर हुआ है उन पर कभी ना कभी पीसीए रहा था, ध्यान रखिएगा। वो खराब परफॉर्म कर रहे थे इसलिए बैंकों का मर्जर कर दिया गया। इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था इसमें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि अगर आपकी सेहत खराब है तो हम आपको एक डोज देंगे, वो दवा जो है कड़वी होगी, उसको आपको लेना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि बीमारी के क्या लक्षण है, तो इन्होंने 3 लक्षण बताए बीमारी के, कि अगर आपका एनपीए ज्यादा हो गया है, आपका रिटर्न ऑन असेट नहीं मिल रहा है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो ये 3 लक्षण है कि आपकी बीमारी को शो करते हैं। और अब ये बीमारी के भी 3 स्टेजेस बता दिए। 3 स्टेजेस बता दिए का मतलब, एक तो माइल्ड बीमारी है, जैसे कोरोना हो गया तो अभी लक्षण नहीं दिख रहे हैं लेकिन कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसमें आपको दवाई कुछ और देंगे। अगर पॉजिटिव आ गए, आप थोड़े थोड़े लक्षण दिख रहे हैं, उसमें कुछ और आपको देंगे। और अगर आप बहुत हालत खराब हो गई तो वेंटिलेटर पे भी ले जाना पड़ेगा, यानी और दवाई कड़वी होगी। तो 3 इन्होंने थ्रेशोल्ड बना दिए। अगर उस प्रोसेस में ये तीनों पैरामीटर जो मैंने बताए, इस 3 पैरामीटर के भी 3 स्टेजेस बता दिए। तीनों पैरामीटर थोड़े खराब हैं, तीनों पैरामीटर थोड़े और ज्यादा खराब है और तीनों पैरामीटर और ज्यादा खराब है, तो उनके लिए इन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। वो अलग अलग एक्शन स्टेप के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। और वो एक्शन लेने में इतना तक बोला है कि आप अपनी नई ब्रांचेस नहीं खोल पाएंगे, रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे अगर आपकी जो है बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई तो, डायरेक्टर्स को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ये सारे इन्होंने थ्रेशोल्ड बनाए। तो अभी मैंने टेबल बना रखी है, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको सारा लिख के इसलिए लाया हूँ कि इसकी पीडीएफ एक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दूसरा थोड़ा बहुत
आपके पास रहेगा, नहीं तो सिर्फ मैं बोलता रहता हूं, आप इतने आलसी हो गए ऑनलाइन एजुकेशन लेते लेते कि सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं सोते सोते, ना तो पेन उठाते ना कॉपी उठाते हैं, बस सुनते रहते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास कुछ तो रहेगा, नहीं तो ये सारी चीजें नोट करना होती है। क्लास में भी तो आप नोट करते थे ना, तो आप जो है ये कुछ पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ऐसा बताया था और हम इस दुनिया में बैंक पीओ बनने के लिए आए हैं, ये याद आ जाएगा आपको। तो देखिए यहां पर क्या है, आरबीआई इंट्रोड्यूसेस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन व्हेन द बैंक्स फाइनेंशियल कंडीशन वर्सन बिलो सर्टेन लिमिट्स, यानी कि बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ट्रिगर करेगा, ये जो है जब उनकी कंडीशन वर्सन होगी, एक सर्टेन लिमिट रखी है, उस लिमिट के नीचे अगर आप चले जाओगे तो वो क्या करेगा, वर्सन अगर कंडीशन होगी तो ये प्रॉम्प्ट करेक्शन चालू कर देगा। द लिमिट सेट आर इन द फॉर्म ऑफ 3 कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, 3 कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंडिकेटर रखे हैं, उस इंडिकेटर से सेहत का पता लगेगा कि बैंक की सेहत अच्छी है कि नहीं है। क्या है, एक तो CRAR है, एक नेट एनपीए है और एक रिटर्न ऑन एसेट है, 3 चीजें हैं। तो CRAR क्या है, CRAR बोलिए या फिर CAR बोलिए, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये बेसल में आएगा। इसको बोलते हैं कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, यानी एक बैंक के पास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी है कि नहीं, इसको बोलते हैं हिंदी में पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, लोन देने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी है कि नहीं। अगर आप वो सोचेंगे कि सर पूंजी होगी तभी तो लोन देगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लोन दे दिया वो तो ठीक है, लेकिन उसका झटका सहन करने के लिए भी आपके पास बैकअप है कि नहीं है। एक व्यापारी करोड़ों रुपए का बिजनेस करता है अपनी दुकान से, कभी जो है उधार लाता है उधार देता है, उधार लाता है उधार देता है, उसके पास तो कमी पूंजी रहती है, लेकिन आप सोचिए एक दिन जिनको उधार दिया है वो मुकर गए, उतना पैसा तो आपके घर में था ही नहीं, आपने क्या किया, आगे से उधार खरीदा और आगे उधार बेच दिया। आपकी जेब में तो बहुत सिंपल में समझिएगा, आपकी जेब में तो 100 रुपए हैं सिर्फ, आपने क्या किया, 100 रुपए बिजनेस में लगाए, दुकान खोल के बैठ गए, आपकी पेट जमने लगी, अब आपके पास 100 रुपए हो गए 200 रुपए, आपके पर्सनल घर के पैसे हो गए 200 रुपए, लेकिन आपने क्या किया, एक व्यापारी से उधार लिया कि सर मुझे 500 रुपए का उधार दे दीजिए, मैं आगे 500 रुपए में बेच दूंगा। तो इस 500 रुपए के लिए तो आपको कुछ नहीं देना पड़ा ना, उधार मिल गया, ये 500 का सामान आपने 600 रुपए में आगे बेच दिया, आपने सोचा 100 रुपए का मुनाफा होगा, मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन जब इस 500 रुपए के सामान को आपने 600 रुपए में बेचा ना, तो ये 600 ही डूब गए। अब 600 डूब गए तो 500 तो रिकवर करेगा ना आपसे, और आपके जेब में कितना पैसा पड़ा है, ये 200 रुपए, ये 200 रुपए ही कैपिटल है। तो ये कैपिटल, बैंकों की कैपिटल भी एक सर्टेन रेशियो में होनी चाहिए, यानी कि आप ये समझिए कि ये 600 रुपए का आप जो ये ले रहे हैं, या ये चुकाना तो ये है, ये 500 रुपए का जो आप ले रहे हैं ना, तो आपके पास कितनी कैपिटल है, 40% ही इसका है। तो बैंक बोलते हैं, रिजर्व बैंक बोलता है आप तो 40% तो बहुत ज्यादा है, आप कम से कम इतना 10% 12% तो कैपिटल एडिक्वेसी रखिए, यानी आप करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपके पास खुद कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत लोन अगर डूब गए तो कम से कम 10% तो आपके पास में बैकअप हो, 10% तो रिकवरी का चांस हो। तो ये CRAR जो है आपका लोन या एसेट के ऊपर आपकी कैपिटल होती है, वो कैपिटल आप मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं CRAR। CAR का मतलब तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, CRAR भी वही है, उसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, दोनों एक ही है। रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग भारत में 11.5% जो है ये होना चाहिए, 11.5% होना चाहिए, बेसल ने 10.5% निर्धारित किया है, भारत ने बोला है 11.5% होना चाहिए। तो ये है, अगर ये कम होगा, 11.5 से 9 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, तो उस तरीके से काम चलेगा। दूसरा यहां पर क्या है, नेट एनपीए, एनपीए आपका जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी हालत खराब होगी। और तीसरा क्या है, रिटर्न ऑन एसेट, यानी आपकी जो भी एसेट है उस पर रिटर्न नहीं आ रहा है, तो अगर रिटर्न नहीं आएगा तो भी हालत खराब होगी। ये 3 इंडिकेटर उन्होंने लिए हैं, और इन 3 इंडिकेटर के 3 फेजेस बनाए हैं। क्या क्या फेजेस बनाए, देखिए इन 3 इंडिकेटर की, ये देखिए, ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से। यहाँ पर CRAR दिया है कि ये इससे इतना हो जाए, यानी 10.5 से 7 इसके बीच में हो जाए, और कम हो जाए, और कम हो जाए, तो ये 3 तरह की बीमारी होगी। यहाँ पे वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, घर पे क्वारंटाइन कर देंगे, 3 तरह की आपको बोल दी है। एनपीए 6 से 9 हो गया, 9 से 12 हो गया, 12 से भी ज्यादा हो गया तो हालत और खराब हो गई। प्रॉफिटेबिलिटी, आपको 2 साल से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव है, 3 साल से नेगेटिव है, 4 साल से नेगेटिव है, इस तरीके से आपका जो है आएगा यहाँ पर। तो ये धीरे धीरे खराब होती जाती है, वर्स्ट कंडीशन है। और इन तीनों में तीनों थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, तो क्या क्या कार्रवाई होगी, वो भी कार्रवाई भी 3 तरीके की है। ये 3 इंडिकेटर मैंने बताया, इन 3 इंडिकेटर की अगर वर्सन कंडीशन होती जा रही है तो फिर इसकी कार्रवाई भी अलग अलग होगी। क्या कार्रवाई होगी, देखिए
पहली तरह की बीमारी में पहले लेवल में आपको क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड, लाभांश नहीं दे पाएंगे आप अपने शेयर होल्डर को, आपका पैसा बांट नहीं पाएंगे, बैंक में रखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे। दूसरा यहां पर थ्रेशोल्ड 2 में क्या होगा, इसके अतिरिक्त ये तो करना ही है, ये तो आपको मैंडेटरी हो गया। यहां पर रेस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, डोमेस्टिक भी नहीं कर पाएंगे, ओवरसीज भी नहीं कर पाएंगे, अपनी ब्रांचेस नहीं खोल पाएंगे। और तीसरी तरह की बीमारी हो गई, वेंटिलेटर पे चले गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 और 2 के अतिरिक्त आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक विल नॉट एक्सपांड इट्स स्टाफ, बैंक जो है वैकेंसी नहीं भर पाएगा। ध्यान रखिएगा, वैकेंसी नहीं आएगी तो कई सारे बैंकों की वैकेंसी, 12 बैंकों पे पीसीए लगाया था सरकार ने सबसे पहले, उनकी वैकेंसी नहीं आ रही थी, इसलिए तो सारा बैंकिंग में गड़बड़ हो गई। एक समय में 20,000 वैकेंसी आती थी आपकी, और अभी जो है 4,000 5,000 वैकेंसी आती है आईबीपीएस पीओ की। अब तो हालांकि कई सारे बैंकों पे पीसीए हटा दिया है, लेकिन बैंक भी मर्ज कर दिए हैं। तो ये पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। होप कि मैंने बहुत डिटेल में समझाया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि मेहनत कर रहे हैं धाकड़ कॉन्सेप्ट के जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, हमारे पूरा स्टाफ है, टेक्निकल टीम है, तो आप हमारे वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आपका लाइक करने में तो क्या जाता है, मुझे आज दिन तक समझ नहीं आया कि एक लाइक करने से कितने पैसे देने पड़ते हैं। कुछ भी नहीं देना पड़ता है, आप वैसे भी बिस्तर पे सोए सोए वीडियो देखते रहते हो, बस एक टिक करिए, वो जो ऐसा वाला ऑप्शन है ना उस पर टिक कर दीजिए, लाइक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और शेयर भी करिए जहां जहां आप कर सकते हैं। देखिए कुछ फैक्ट्स और लेके आया हूं मैं आपके लिए। यहां पर क्या है, इसका नाम जो है लेना बहुत जरूरी है लोन के मामले में। ये जो है आपके लिए एक इंडिकेटर है। अगर आप कोई सौदा करने जा रहे हैं और आपको पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये सौदा गड़बड़ में जाएगा भाई साहब, तो आप पहले ही अलर्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से सिबिल है, अगर आप किसी को लोन देने जा रहे हैं तो लोन देने के पहले आप जांच सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कहीं ये वो व्यक्ति तो नहीं है। जैसे मान लीजिए विजय माल्या जी वापस लोन लेने आ जाए, तो अभी आप देंगे क्या उनको लोन? नहीं देंगे, आपको पता है कि ये फ्रॉड है। लेकिन ये फ्रॉड तो वो फ्रॉड है जो दुनिया में फेमस हो गया है। कई सारे फ्रॉड ऐसे हैं जो पता ही नहीं लगते हैं। आप अपने लेवल पर ही ले लीजिए, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, आप चुका नहीं रहे हो, अब आप तो विश्व फेमस हुए नहीं, लेकिन आप दूसरे बैंक के पास लोन लेने चले गए वापस, तो उसको क्या पता लगेगा कि इसने कहीं और से लोन लिया है। तो इसीलिए कि एक जो गड़बड़ व्यक्ति है उसकी इंफॉर्मेशन दूसरा बैंक को पता लग जाए, उसी का नाम जो है सिबिल है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आया और इंटरव्यूअर का तो फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? इट्स अ credit information company and it provides credit history of the borrowers. It is called CIR, credit information report। यानी ये borrowers की credit history प्रोवाइड करती है। किसी को भी लोन देने से पहले उसका इतिहास जानना है, किसने कहां से लोन दिया है, चुकाया है कि नहीं चुकाया है, वो इतिहास आप जान सकते हैं। और इसके द्वारा जो रिपोर्ट इस इतिहास के बारे में दी जाती है उसको बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपने देखा होगा सिबिल का स्कोर जानते हैं लोग, कितना स्कोर है, क्या स्कोर है, वो उसके बारे में ये बात करते हैं। एक स्कोर आता है, पता लग जाता है कि कौन में कितना पानी, कितना दम है उसमें, उसको लोन देना कि देना है। दूसरा क्या है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले एचडीएफसी और एसबीआई के द्वारा की गई थी, अब तो बहुत सारी कंपनीज है इसमें शामिल हो गई। चेयरमैन इसके, एमडी इसके, हेड ऑफिस इसका मुंबई में है। नाउ ट्रांस यूनियन एक्वायर्स 92%, तो इसका नाम ही अब ट्रांस यूनियन सिबिल हो गया। क्या नाम हो गया इसका? ट्रांस यूनियन सिबिल हो गया है। ये ट्रांस यूनियन सिबिल जो है, ये ट्रांस यूनियन कंपनी है, कहाँ की? यूएसए की। इसने कई सारा स्टेक जो है इसमें एक्वायर कर लिया, और जब स्टेक एक्वायर कर लिया तो अभी ये डिमांड उठने लगी है कि एक ऐसी कंपनी ही रिजर्व बैंक क्यों नहीं बना देता? क्यों इनके पीछे पड़ा हुआ है, इनके पछड़े में पड़ा हुआ है? ये पैसा भी लेती हैं और बैंक, वैसे तो ये अच्छा काम कर रही हैं, बैंकों के जितने भी बोरोवर है सबकी डिटेल बैंकों से लेती है और सबकी डिटेल एक सिंगल सर्वर पे सेव कर देती है, दूसरा बैंक भी वहां एक्सेस कर पाए। आप भी अपना सिबिल स्कोर निकाल सकते हैं कुछ पेमेंट करके, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अब भारत का भी तो एक अपना खुद का हो जाए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहे, रिजर्व बैंक का खुद का अपना हो जाए, तो उसके लिए भी प्रोसेस चालू हो गई है, उसका भी मैं बता दूं आपको। तो सिबिल समझ में आया। और ध्यान रखिएगा इसको क्रिसिल से जो है, क्रिसिल से कंपेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा ध्यान रखिए इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि सिबिल और क्रिसिल अलग अलग है। सिबिल तो क्या करता है? क्रेडिट हिस्ट्री प्रोवाइड करता है बोरोवर्स की, बोरोवर्स का इतिहास बताता है। और क्रिसिल क्या करता है? बोरोवर को रेट करता है। ये है क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज ऑफ
इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है ये क्रिसिल है, ये रेटिंग एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। और ये रेटिंग एजेंसी नहीं है, ये तो आपको एक स्कोर देगी और आपको क्या करेगी, पुरानी इंफॉर्मेशन बताएगी, कहाँ से लोन, इवन कहीं इंक्वायरी लिए तो भी आ जाएगा इसमें कि ये जो है 5 बैंक घूम के आया है, मतलब क्लाइंट कैसा है, 5 बैंक घूम के आया, अलग अलग जगह इसने इंक्वायरी ली है। तो वो जो इंक्वायरी लेते हो ना, तो इंक्वायरी लेते समय भी लोग सिविल में डालते हैं कि इसको लोन देना है कि नहीं देना है, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। जहां जहां आपने लोन लिया है, कितना रिकवर किया है, लास्ट इंस्टॉलमेंट दी है कि नहीं दी है, सब सिविल में पता लग जाता है। ठीक है, तो ये सिविल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ये पीसीआर, ये वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना खुद का ये काम क्यों नहीं कर लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, इसी की बनाने की बात की जा रही है। ये क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने जा रहा है। इसी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा कि एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री हो जहां पे सारे बोरोवर्स का रिकॉर्ड हो, रिजर्व बैंक के हाथ में उसका मैनेजमेंट हो। तो टू प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट एंड रियल टाइम सोर्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की कितना वित्तीय दायित्व है, कितनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, उसको रियल टाइम में यानी हाथों हाथ तुरंत एक सिंगल पॉइंट से मिल जाए उसको, इसके लिए एंटिटी बनाया जा रहा है। इसके लिए जो है एंटिटी या पर्सनल का पता लग जाए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप द पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि ऐसी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनाई जाए। आरबीआई शॉर्ट लिस्टेड 6 मेजर आईटी कंपनीज, ये लेटेस्ट न्यूज है, ध्यान रखिएगा, अभी की न्यूज है। 6 मेजर आईटी कंपनी को इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया है कि इसका टेक्निकल प्लेटफॉर्म कैसा होगा, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आएगी, उस इंफॉर्मेशन का डेटाबेस बनेगा और उसमें फिर कई लोग एक्सेस करेंगे, तो कैसे होगा ये काम। तो टीसीएस, विप्रो, आईबीएम, इन सबको जो है यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बोला है। द प्रोसेस पीसीआर विल आल्सो इंक्लूड डेटा फ्रॉम एंटिटीज सच एज सेबी। अब देखिए ये क्या करने जा रहे हैं, कितना शानदार काम होने जा रहा है। सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, सेबी से भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, कहीं भी एक जगह गड़बड़ घोटाला किया है तो सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। तो सेबी से भी इंफॉर्मेशन, द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, सभी से इंफॉर्मेशन, सारी जगह से कुंडली आ जाएगी। अब पता लग जाएगा कि ये कैसा काम, ये कैसा व्यक्ति है, ये विष वाला सांप है कि बिना विष वाला, दांत है कि नहीं, इसके काटेगा कि नहीं काटेगा, सबसे पता लग जाएगा, सारी जगह से आपको इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। टू इनेबल बैंक्स, क्या करेगा फिर ये, टू इनेबल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गेट अ 360 डिग्री प्रोफाइल, यानी उसका चारों तरफ का कच्चा चिट्ठा पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति कैसा है, 360 डिग्री प्रोफाइल हो जाएगी ऑफ द एग्जिस्टिंग एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स ऑन रियल टाइम, यानी कि एग्जिस्टिंग की भी निकाल सकते हैं और पर्सपेक्टिव की भी निकाल सकते हैं। आपके अभी जो बोरोवर है, आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो अभी का भी देख सकते हो, और पर्सपेक्टिव यानी कि आगे आने वाले बोरोवर्स का भी बाद में चीजें आप पता कर सकते हैं कि लोन देना है कि नहीं देना है। तो आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दी हैं। ये एनपीए की रिकवरी से लिए बहुत सारी चीजें, हालांकि टेक्निकल बहुत था, बोर भी हुए होंगे, लेकिन हमें पढ़ना है ना, सिलेक्ट तो होना है, तो कई सारी चीजें आपको क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बस नौकरी लग जाएंगे और मजे आ जाएंगे। आप ध्यान रखिए, फिर बता देता हूं, सच्चाई ऐसी है कि वहां ज्यादा काम करना पड़ेगा बजाय इस पढ़ाई से। यहाँ आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हो, वहां 8-10 घंटे जॉब करना पड़ेगा और घर आके भी आप फोन पे ही रहोगे, ध्यान रखिएगा। बैंक में जॉब करना इतना आसान भी नहीं है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि बस मुझे तो अभी पढ़ाई में कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है, आप ये सोचिए कि ये बहुत कम है, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे जाके आपको ज्यादा स्ट्रगल करना है। इसलिए ये स्ट्रगल बेटर ये कर लीजिए आप, है ना। आगे जाके ज्यादा परेशान होने के लिए थोड़ा परेशान होना पड़ेगा आपको। आप ये सोच रहे हैं कि मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जीवन में आए हैं तो मुक्ति ऐसे मिलती नहीं है ना। चलिए, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात मैं कर रहा हूं। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी एक तरीके से रोल प्ले करती है कि किसी कस्टमर को लोन देने से पहले आप उसकी रेटिंग जान लो। यानी आपके कितने 5 दोस्त हैं, ABCD, अगर ई ने पैसा मांगा है तो फटाफट दे देते हो, बी ने मांगा है तो आप सोचते हो अरे यार तू कब देगा वापस, तो उसकी रेटिंग है आपके दिमाग में कि ये पैसा देता नहीं है। मान लीजिए किसी ने नोट्स की कॉपी मांगी तो आप सोचते हो यार मेरे नोट्स घुमा नहीं दे, तो आपके दिमाग में रेटिंग होती है। वैसे ही किसी कंपनी की बहुत बड़ी बैलेंस शीट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो स्टेटमेंट आप एनालिसिस नहीं कर पाते कई बार, उसके लिए कई सारे आंकड़े छुपे हुए रहते हैं, कई बार गड़बड़ घोटाले रहते हैं, आप समझ नहीं पाते हो। तो आप किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की मदद लेते हो कि भाई आप एनालिसिस कर दो पूरा और हमें तो क्रक्स बता दो, आप इसकी रेट कर दो कि हम इतने रुपए का लोन देने लायक ये कंपनी है कि नहीं, इसकी क्या रेटिंग करते हो, 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार क्या रेटिंग करते हो, उसी को हम बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एक तो क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसका फुल फॉर्म आया हुआ है, इनको कौन कंट्रोल करता है वो क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज अ कंपनी दैट रेट्स डेटर्स को रेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे बैक, यानी वो कितना लोन वापस चुका पाएंगे उस एबिलिटी के बेस पर इनको रेट करती है।
अमाउंट ऑफ द टाइम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डिफॉल्टिंग, और वो डिफॉल्ट हो पाएंगे क्या आगे, क्या वो फ्रॉड हो जाएंगे, उसके बेस पर उनको रेट करती है। दिस एजेंसी में ऑल्सो एनालिसिस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द डेब्ट इशूअर्स एंड प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये केवल उन्हीं को रेट नहीं करती है, ये जो लोन दे रहे हैं ना, ध्यान समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट यहां पर लिखा है। इंग्लिश लिखने से देखिए कई सारी चीजें याद रहती है, नहीं तो मैं बताने में भूल जाता हूं। ये सिर्फ बोरोवर की रेटिंग नहीं देती है, ये कई बार उन कंपनियों की भी रेटिंग देती है जो लोन देने जा रही है। अब आप सोचेंगे बैंक की रेटिंग से हमें क्या करना, हमें तो लोन मिल जाएगा। भाई साहब ये आपके लिए काम नहीं कर रही है, ये सबके लिए काम कर रही है। एक बैंक की रेट करेगी कि एचडीएफसी इतना अच्छा बैंक है, आईसीआईसीआई इतना अच्छा बैंक है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाले को, इन्वेस्टर को भी तो फायदा होगा। उसको भी समझ में आएगा कि जो एचडीएफसी दूसरे लोगों को लोन देने से पहले रेटिंग लेता है, उस एचडीएफसी में इन्वेस्ट करने से पहले हम भी तो एचडीएफसी की रेटिंग ले लें। तो ये सिर्फ और सिर्फ बोरोवर की रेटिंग नहीं करती है, कई सारा काम करती है, लेकिन बैंक के लिहाज से तो बोरोवर की रेटिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता होगा मूडीज हो गया है ना, मूडीज एक संस्था है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स हो गया, ये देशों की भी रेटिंग करती है, भारत की भी रेट करती है कि भारत कितना अच्छा है, भारत कितना बुरा है, इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा है, कितना बुरा है। उसी तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोरोवर्स की तो करती है। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द डेब्ट इशूअर्स, यानी लोन जो दे रहा है उसकी भी रेटिंग करती है और उनको रेट करती है। ये क्या है, एज ऑफ नाउ देयर आर 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रजिस्टर्ड विद सेबी। सेबी इनको कंट्रोल करता है, सेबी के अंडर में 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रजिस्टर्ड हैं। कौन कौन सी हैं, तो इनके नाम लिखे मैंने, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। पूरा नाम लिखा है, तो इतना नाम नहीं भी याद हो तो इसका तो नाम जरूर याद कर लीजिएगा। क्रिसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये है इस क्लास का एंड। और फिर मैं आपको एक बार और कहूंगा, हमारा एप्लीकेशन आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, देखिए हम भी इतने टाइम से बैंकिंग सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ऑनलाइन में हम लेट हो गए, तो मुझे लगता है कि जो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बैंकिंग के लिए अवेलेबल है, राजस्थान की तो मैं गारंटी लेता हूं कि धाकड़ कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है धाकड़ कॉन्सेप्ट में बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए। नेशनल लेवल पे भी मैंने कई सारे एप्लीकेशन देखे हैं, टीचर्स देखे हैं, क्वालिटी देखी है, कंटेंट देखा है। हम कंपीट कर सकते हैं उन राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म पे भी जिनके पास बहुत सारी पूंजी है और बहुत सारा टेक्निकल असिस्टेंट है, और हम लोकल में होते हुए भी उनके बराबरी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको साथ देना पड़ेगा। आपको अगर लगता है इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं धाकड़ कॉन्सेप्ट से, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि कंटेंट क्वालिटी टीचिंग है, तो आप पहुंचाइए ना। लोकल के लिए वोकल हो, ये मोदी जी ने बोला, आप मानते नहीं ये बात, तो आप जो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।